आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मध्य प्रदेश के मंत्री कर्ण सिंह वर्मा के विवादित बयान की भी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने संगम की लहरों पर नौका विहार भी किया और लेटे हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने पर्यटन विभाग की ओर से श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए गुजरात पवेलियन का भी जायजा लिया, जहां गुजरात से आने वाले श्रद्धालु आश्रय लेते हैं। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल सीहोर में मंत्री जी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी को वोट न देने वालों को लेकर कहा कि वोट देते समय इनमें पाकिस्तान की माता आ जाती है, लेकिन गेहूं लेने सबसे पहले चले आते हैं। अब मन कहीं करा इनके वोट देते बहुत कहा की माता माँ आई जाए, पाकिस्तान की माता माँ आई जाए, नहीं देते वो गेहूं पहले लेने जाएंगे। ये देश आपका भैया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर 80 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। दरअसल प्रेमी विवेक शुक्ला ने बताया कि 3 साल पहले आस्था से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आस्था ने उनसे डायमंड रिंग, आईफोन, महंगे कपड़े समेत तमाम गिफ्ट्स की ऑनलाइन शॉपिंग कराई, लेकिन शादी की बात से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एमपी के देवास में कुत्ते का अनोखा बर्थडे सेलिब्रेशन चर्चा में है। यहाँ पहले तो लोगों ने डॉगी को जीप में बैठाकर माला पहनाकर शहर में भव्य यात्रा निकाली और फिर जीप की बोनट पर ही लूडो भाई के नाम का केक काटा गया। इसके साथ ही युवाओं ने लोगों से देसी नस्ल के कुत्तों को गोद लेने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। यहाँ सीएम योगी पौड़ी के पंचूर में अपने पैतृक गांव में भतीजे की शादी में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान शादी में सीएम योगी अलग ही अंदाज में दिखे। सीएम शादी में आए मेहमानों से मुस्कुराकर मिलते नजर आए और लोगों ने सीएम योगी का फूलों से स्वागत भी किया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी होता है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने वाली धमकी से जुड़ी है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में एक बार फिर से बम की धमकी मिली। राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल आया। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे कैंपस को खाली करा लिया गया। उधर नोएडा में शिवनादर स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल मिला। हालांकि पुलिस की जांच में कुछ भी नहीं मिला और ईमेल का फर्जी होना पाया गया। ऐसे में जरूरी है कि स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गुनहगारों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। स्कूल वाले तो कह रहे हैं स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लास चलेगी। कल कोई खबर ही नहीं पता चली। आज बच्चे को सुबह सुबह उठा के स्कूल लेके आया, पता चला स्कूल ही बंद है। यहाँ पर हम जैसे बच्चे को लेके आ रहे थे तो यहाँ मतलब आज ऑनलाइन क्लास ही होगा। छुट्टी है, घर से छुट्टी है, स्कूल से छुट्टी है, आप ऑनलाइन क्लास कर लेके जाओ बच्चे को। नोएडा और दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की फिर से धमकी मिली है। यह खबर मिलते ही प्रशासन ने दोनों स्कूलों के कैंपस को खाली करा लिया। धमकी भरे मेल के बाद स्कूलों ने पेरेंट्स को मैसेज भेजकर जानकारी साझा की और छात्रों को वापस घर भेज दिया गया। इससे पहले बुधवार को नोएडा के 4 स्कूलों को मेल के जरिए धमकी दी गई थी। राजधानी दिल्ली के स्कूलों को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और एल्कॉन स्कूल को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसकी खबर मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। जब भी इस तरीके के अगर ईमेल होते हैं तो कई बार हमने देखा कि कॉलेजेस या स्कूल, जैसे आज पहली बार नॉर्थ दिल्ली में कॉलेज में सेंट स्टीफेन कॉलेज में आया है, लेकिन जब भी स्कूल में मेल होता है और मेल जब भी स्टाफ उसको देखता है तो सबसे पहले फौरन जो स्कूल का अगर स्टाफ देखता है तो प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे अगर हम एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल की बात करें जो आज आया है, तो जो प्रोसीजर था 6:40 पर स्कूल के प्रिंसिपल ने जो लोकल एसएचओ है उनको इन्फॉर्मेशन दी। कई बार डायरेक्ट इमरजेंसी नंबर पे स्कूल के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसमें 112 है, जिसकी वजह से पुलिस, एम्बुलेंस, फायर
बीडीएस, तमाम जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो स्कूल पर पहुंच जाती हैं। आज एसएचओ को जानकारी दी गई, एसएचओ ने अपनी तरफ से जो तमाम प्रोसीजर उसको अपनाया और तमाम इमरजेंसी सर्विसेज यहां पर पहुंची। बम डिस्पोजल स्क्वाड आया और उसने पूरे स्कूल की छानबीन की। डॉग स्क्वाड भी था और एक एक कोना, एक एक चप्पा छानने के बाद इसको तकरीबन 1.5 घंटे लगे तमाम एजेंसियों को इसको सर्च करने में, स्कूल को। और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद जब उनकी तरफ से हॉक कुछ भी नहीं मिला तो हॉक्स डिक्लेयर किया गया। दिल्ली के अलावा नोएडा के शिवनादर स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। शिवनादर स्कूल में स्पैम मेल के जरिए बम थ्रेट मिलने पर तत्काल थाना एक्सप्रेसवे पुलिस टीम, बॉम्ब स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड ने चेकिंग की, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि पूरे स्कूल की छानबीन के बाद ये साफ हुआ कि ये मेल जो था, ये कॉल जो थी वो हॉक्स थी, झूठी कॉल की गई थी, झूठी मेल स्कूल को भेजा गया था। इतना ही नहीं, इसी दौरान जानकारी आई कि नोएडा के एक प्रतिष्ठित स्कूल में भी इसी तरीके की धमकी भरा ईमेल आया है, वहां भी जांच पड़ताल की गई और कुछ भी नहीं निकला। 2 दिन पहले ही नोएडा के कई स्कूलों में इस तरीके के मेल गए थे और जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि नवी का एक छात्र जो स्कूल नहीं जाना चाहता था, उसने इन ईमेल्स को किया था। इससे पहले 6 फरवरी यानी गुरुवार को नोएडा के स्टेप बाय स्टेप स्कूल, द हेरिटेज स्कूल, ज्ञानश्री स्कूल और मयूर स्कूल को स्पैम ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी मिलने पर पुलिस टीम, बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड की टीम ने सभी स्थानों की जांच की। हालांकि पुलिस की जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। इसके बाद कई स्कूलों में कक्षाएं दोबारा शुरू कर दी गईं, लेकिन जांच में ये पता चला कि हेरिटेज स्कूल के ही एक छात्र ने छुट्टी करवाने के लिए मेल कर दिया था। जैसा कि आपको पता है कि कल सवेरे 8:15 बजे के लगभग कई स्कूलों से सूचनाएं हमको मिली कि उनके यहाँ बम रखा गया है और उसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा, बहुत एक्सप्लोसिव है, बहुत तरह का उसने मेल लिखा था। इस बारे में सभी स्कूलों की जो मेल है उसको फिर ट्रैकिंग पे लगाया गया था। तो हमारी जो साइबर और सर्विलांस की टीम है उसने ट्रैक किया तो हेरिटेज स्कूल, जो 4 स्कूल थे उनमें एक हेरिटेज स्कूल भी था। स्टेप बाय स्टेप ज्ञानश्री, मयूर और हेरिटेज स्कूल से सूचनाएं आई थी। इसमें जो बच्चा था वो हेरिटेज स्कूल का था और 9th का पढ़ने वाला था, सरिता विहार में रहता है। तो उसने ये मेल डाली थी। जब उसको पकड़ के उसे पूछताछ की गई तो उसने कहा था कि मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं था, तो मैंने इसलिए मेल डाल दी थी। कि अकेले अपने स्कूल में क्यों नहीं डाली, उससे ये था कि उसे पकड़े जाने की ज़्यादा संभावना होती कि इसी स्कूल का है, इसलिए मैंने 4 स्कूलों को इन्वॉल्व किया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो। इससे पहले दिल्ली में द्वारका के डीपीएस, पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल समेत कई स्कूलों को धमकी मिली थी, जिसमें दावा किया गया कि उनके कैंपस में बम लगाए गए हैं। ईमेल में ये भी कहा गया था कि अगर बम फटे तो भारी नुकसान होगा और मेल भेजने वाले ने ब्लास्ट रोकने के लिए $30,000 की मांग की थी। इसके बाद 13 दिसंबर को भी दिल्ली के 16 स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी का कॉल आया था। पुलिस की जांच के दौरान सभी स्कूल परिसरों की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री के संकेत नहीं मिले। पुलिस और सुरक्षा जांच एजेंसियां इस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई हैं। हालांकि इस घटना के बाद स्कूलों में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में आए दिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में जरूरी है कि स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गुनहगारों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। 12 और 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली विधानसभा चुनावों के कल नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। इससे पहले चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। दिल्ली में काउंटिंग के लिए 19 जगहों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी दौरे के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को निमंत्रण भी भेजा है। ऐसे में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बार मुलाकात होगी।
अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय प्रवासियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की तो कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में हथकड़ी लगाकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस बीच खबर ये भी है कि अमेरिका और 487 अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेजने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीते 5 साल में 32 लाख वोटर जुड़े, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में 39 लाख वोटर बढ़ गए। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर चुनाव आयोग ने लिखित में जवाब देने को कहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। खबर है कि जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में सेना के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को मार गिराया है। बताया ये भी जा रहा है कि घुसपैठियों में 2 से 3 पाकिस्तानी सेना के जवान थे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक बार फिर से ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे दूर दूर तक पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है और सुनहरी धूप में घाटी बिल्कुल चांदी की तरह चमक उठी है। लिहाजा बर्फीले मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ घंटों का समय शेष बचा है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दावा है कि उनके 16 से ज्यादा प्रत्याशियों के पास बीजेपी की तरफ से 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर आ चुके हैं। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। वहीं केजरीवाल ने सभी 70 सीटों के उम्मीदवारों के साथ बैठक की और दावा किया कि आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीत रही है। नतीजों से पहले नतीजों की गर्मी महसूस हो रही है दिल्ली में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के घर आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची थी पूछताछ करने, पर उन्हें गेट से भीतर घुसने नहीं दिया गया। हंगामा होता रहा। असल में अरविंद केजरीवाल कल से आरोप लगा रहे हैं कि नतीजों से पहले ही उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बीजेपी उनके विधायकों को 15-15 करोड़ के ऑफर दे रही है। गाली गलौज पार्टी के एक सदस्य मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आप जो है अगर रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन करेंगे तो 15 करोड़ रुपए आपको देंगे और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो आपको जो है एक मंत्री परिषद भी दिया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इतना सर्वेज आ रहे हैं, इतना जो है दिखा रहा है कि इनकी सरकार बन रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सर्वेज फर्जी है और मैन्युफैक्चर्ड है और ये चाहते हैं दिल्ली को में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई जाए। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। जाहिर है आरोप गंभीर थे तो सबूत तो मांगे ही जाते। इसका तोड़ निकाला दिल्ली के ही मंत्री मुकेश अहलावत ने। उन्होंने कहा कि उनके पास व्हाट्सएप पर कॉल आई थी, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हालांकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले पर पूरी गंभीरता दिखाई और केजरीवाल के आरोपों पर एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के आदेश दे दिए। आदेश मिलते ही एसीबी की टीम केजरीवाल के घर पहुंच गई पूछताछ करने कि आखिर फोन किसने किया, 15 करोड़ का ऑफर किसने दिया। पर एसीबी के आने की खबर मिलते ही कार्यकर्ता वहां थमक गए और फिर गेट पर हंगामा शुरू हो गया। वकीलों की फौज खड़ी थी। उन लोगों ने पूछा कि बिना नोटिस दिए टीम कैसे पहुंच गई। पूरा जो है इनका षड्यंत्र है, ये मोदी का षड्यंत्र है, ये अमित शाह का षड्यंत्र है। यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए हैं। इनसे पूछा जाए कि ये क्यों बैठे हुए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर है ये, कोई आम आदमी कि आप कैसे बैठ सकते हो यहाँ पे। अब अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, ये तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में
ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एसीबी के दफ्तर गए थे मामला दर्ज करवाने। दफ्तर से बाहर निकलकर एक नंबर हवा में लहराया और कहा कि इसी नंबर से उन्हें ऑफर आया था। पर जब उसी नंबर की पड़ताल करने के बाद हमारे संवाददाता ने सवाल किए तो संजय सिंह जवाब गोलमोल करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है, बेईमान पार्टी है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। जांच कराइए इस पूरे मामले की। केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता लगभग हर चुनाव के बाद ऐसे आरोप लगाते हैं। हर बार खरीद फरोख्त की बात करते हैं, पर नतीजों के बाद सारा सियासी शोर थम जाता है। मुद्दे की गंभीरता हवा हो जाती है। पर इस बार एसीबी को जांच के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि इस तरह के आरोपों की सियासत पर लगाम लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शुक्रवार को बाजार में गिरावट देखने को मिली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 198 अंक लुढ़कर 77,860 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 43 अंक फिसला, ये गिरकर 23,560 पर आ गया। दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 86,070 रुपए, तो वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 96,500 रुपए पर स्थिर रही। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 15 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 44 पैसे हो गई। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया। इस तरह अब रेपो रेट 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है। एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस फैसले की जानकारी दी। आरबीआई के इस फैसले से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। इससे सभी तरह के लोन सस्ते हो सकते हैं, साथ ही ईएमआई भी घट जाएगी। पिछले 5 सालों में ये पहली बार है जब रेपो रेट में कटौती की गई है। रेपो रेट में आखिरी कटौती मई 2020 में हुई थी। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात गाजियाबाद के एक ऐसे चेस प्लेयर की जो कि 90% दिव्यांगता के बावजूद बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी मात दे रहा है। 25 साल का वैभव चेस बोर्ड पर अपना जादू ऐसे बिखेरता है कि हर कोई दंग रह जाता है। निश्चल आंखें, चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत, ये वैभव है। न चल सकते हैं न बोल सकते हैं, लेकिन ये जो कर सकते हैं वो अच्छे अच्छे नहीं कर सकते। 25 साल के वैभव भले ही जिंदगी की चाल न समझते हो, शतरंज का खेल खूब समझते हैं। इतना कि इस खेल में वो किसी को भी मात देने का जज्बा रखते हैं। गाजियाबाद में रहने वाले वैभव बचपन से ही सेरेब्रल पैल्सी से पीड़ित हैं। इनके शरीर का 90% हिस्सा काम नहीं करता, लेकिन चेस में उनका दिमाग ऐसा चलता है कि कई चैंपियनशिप में बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात दे चुके हैं। घर में सजी ये ट्रॉफियां और मेडल इसके गवाह हैं। ये 17 साल की एज से खेल रहा है और काफी मेडल आ चुके हैं, काफी ट्रॉफियां भी आ चुकी हैं। इसने काफी अचीवमेंट भी ली है। उदयपुर में अभी ये बिलो 1800 हुआ था, जिसमें ये चैंपियन बना है और नेशनल में भी 3rd आया था। इन्हें आजमाने की कोशिश हमारे संवाददाता ने भी की, लेकिन महज 7 मिनट में ही वैभव से हार बैठे। ऐसा नहीं है कि वैभव को बचपन से ही चेस में रुचि थी। वो तो स्कूलिंग खत्म होने के बाद इनके माता पिता ने मन बहलाने के लिए इन्हें चेस ला कर दिया और साथ बैठकर इनके साथ खेलने लगे। शुरू में वैभव की हौसला अफजाई के लिए वो उससे जानबूझकर हार जाते थे, लेकिन जब वैभव ने इन्हें सचमुच हराना शुरू कर दिया तो चाहकर भी ये उससे कभी जीत नहीं पाए। वैभव ने 17 साल की उम्र से चेस खेलना शुरू किया था और अब इसमें इतने पारंगत हो गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेने को तैयार हैं।
इस खेल ने वैभव को सिर्फ नई पहचान ही नहीं दी है, बल्कि इस खेल को खेलते हुए वैभव अब दिमागी तौर पर इतना मजबूत हो गया है कि चैंपियनशिप के लिए अपने फॉर्म को वो खुद भरता है। उसने अपना कोच भी खुद ही चुना है। इसकी कोचिंग वगैरह का या कुछ उसका प्रोवाइड हो जाए या कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो फिर इसकी लाइफ सेट है, क्योंकि फिर हमें वो जो होता है फाइनेंशियल वो उससे हम बच जाएंगे। वैभव ने एक ओपन चैंपियनशिप में भाग लेकर जब सामान्य खिलाड़ियों को चेस में मात दी तो माता पिता को ये यकीन हो गया कि वैभव एक नई उड़ान के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि वैभव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए, ताकि लोग उसे कमजोर समझकर सिर्फ उस पर दया न करें, उस पर गर्व भी करें। ये घर वैभव की सुनहरी ट्रॉफीज और मेडल से भरा हुआ है। किस्मत ने जरूर कुछ और सोचा था, लेकिन किस्मत को वैभव ने अपनी चाल से चेकमेट दे दिया है। अब किस्मत की बात वैभव के लिए बहुत पीछे छूट चुकी है, लेकिन अब भी वैभव का एक सपना है। वो चाहता है कि इसी चेस बोर्ड के जरिए, इसी चेस के खेल के जरिए वो देश दुनिया का चैंपियन बने, एक दिन ग्रैंड मास्टर बने। तो हम भी वैभव को अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप भी वैभव के लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे, ताकि वैभव का ये सपना भी जल्द पूरा हो जाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद। आइए अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी वैलेंटाइन वीक की, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से रोज डे के साथ शुरू हो गई है। वैलेंटाइन वीक के हर दिन को अलग अलग डे के तौर पर मनाया जाता है और लोग अलग अलग तरह से अपने प्यार का इजहार करते हैं। प्यार का जश्न मनाने वाले इस वीक की शुरुआत रोज डे से होती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर गुलाब देकर ही वैलेंटाइन वीक की शुरुआत क्यों होती है और आखिर इसकी जगह किसी और फूल को क्यों नहीं दी गई। दरअसल लाल गुलाब प्यार के गहरे रंग को दर्शाने का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि गुलाब की महक रिश्तों को भी महका देती है और यही वजह है कि कपल्स अक्सर अपने प्यार का इजहार करने के लिए गुलाब का फूल एक दूसरे को देते हैं। कहा जाता है कि गुलाब के फूल से इश्क का इजहार करने का अंदाज मुगल काल से चला आ रहा है। मुगल बेगम नूरजहां को ये फूल बहुत पसंद था और जहांगीर उन्हें खुश करने के लिए यही दिया करते थे। इतना ही नहीं, ब्रिटिश काल में महारानी विक्टोरिया ने जब प्रिंस अल्बर्ट से प्यार का इजहार किया था तो उन्हें गुलाब का गुलदस्ता दिया था। ये भी कहा जाता है कि इसी समय से रोज डे सेलिब्रेट किया जाता है। रोज डे को लेकर हमने कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जानी। क्या प्लान है इस बार वैलेंटाइन वीक का? वैलेंटाइन वीक कोई कुछ खास नहीं है, बस अभी तो अपने ससुराल आया, घूमने आया हूँ ना अपनी बीवी के यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे घूमने आ रहे हैं अभी सिटी में। आपको कितना पसंद है ये वैलेंटाइन वीक? क्या क्या इस बार गिफ्ट मिलने वाले हैं? इतना कुछ खास नहीं, मतलब ये सब टाइम पास ही होता है, कुछ खास नहीं मुझे लगता। अच्छा, आपका क्या मानना है इस जैसे लोग वैलेंटाइन मनाते हैं, अलग अलग तरीके से प्यार का इजहार करते हैं, एक एक दिन होता है, चॉकलेट डे, टेडी डे, रोज डे, आपकी सोच क्या है इसको? मेरी सोच तो यही है कि लाइफ पार्टनर तो एक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ रोज रोज कुछ नया मनाई जाओ, जो चॉकलेट डे हो गया, टेडी डे हो गया, एक ही डे होना चाहिए, वो है शादी वाला डे, बस वही है, फाइनल डिसीजन होना चाहिए बंदे का, और कुछ नहीं। प्यार भरा हफ्ता है, बाकी दिन तो लड़ाइयाँ रहती हैं, बट इस हफ्ते थोड़ा स्पेशल केयरिंग रहता है, स्पेशल अटेंशन रहती है कि अपने पार्टनर को साथ लड़ाई ना हो, अपने पार्टनर की केयर करो। अटेंशन उस वक्त ज्यादा रहती है कि माइंड से भी इन सामने वाला पार्टनर सेट होता है कि आज टेडी बियर डे है तो टेडी बियर दे के उसको एक्सप्रेस करना है, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, तो ये चीज अच्छी है, ये मोमेंट्स अच्छे हैं। ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, सो आई जस्ट टुक इट कि ठीक है ले लेते हैं, क्योंकि मैं अकेली आई हुई थी यहाँ पे। सो रोज के जरिए प्यार का इजहार किया जाता है, तो आपने वो इजहार ठुकरा दिया एक तरीके से। नहीं, अभी क्योंकि मैं ये रिलेशनशिप चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, तो दैट्स इट कि ओके एज अ फ्रेंड आई टुक इट कि ठीक है, दोस्तों की तरह रख लेते हैं बस। आई गेस ये पुराना बना हुआ है, लेकिन रोज बेसिकली हर चीज किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको ही बोला गया है। सो आपको कितने पसंद है रोज? मेरे को बहुत पसंद है, आई लव फ्लावर्स एंड शी ऑलवेज गिव्स मी फ्लावर्स। तो आपका इस बार वैलेंटाइन कोई है? शी इज माय वैलेंटाइन नहीं, इस बार गैलेंटाइन है। इस दिन की शुरुआत अपने लव्ड वन के साथ हो रही है, मेरी फैमिली के साथ, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर के साथ। तो ये 7 दिन का एक तरह से फेस्टिवल है लवर्स के लिए। एंड लवर्स सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होते, आई थिंक पूरी फैमिली एक लवर रहती है। तो ये पूरा वीक मैं अपनी फैमिली के साथ
स्पेंड करूँगा एंड जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हो सकता है मैं मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली को दूँ। कितना समय हो गया आपकी शादी को 1 साल हो गया, वैसे हम 2 साल से साथ हैं। फिर भी अभी भी देखकर ऐसा लग रहा है कि नया नया प्यार है, 1 साल भी मतलब नया नया ही है। अच्छा, कहते हैं कि शादी को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि एफर्ट्स करने होते हैं, अलग अलग तरीके के तोहफे देने होते हैं। तो ये जो वैलेंटाइन वीक है, मुझे तो लगता है कि ये सबसे अच्छा समय है प्यार में एक्साइटमेंट बनाए रखने का। आपको क्या लगता है? हाँ, एक्साइटमेंट बना के रखना चाहिए। पर्सन शुड बी लाइवली, तभी आप एक्साइटमेंट बना के रख सकते हो अपने पार्टनर के साथ, अदरवाइज हर्डल्स तो बहुत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर एक अच्छी खबर है। चीन से सहमति बनने के बाद अब बहुत जल्द श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो सकता है। सूत्रों की माने तो जून में भोलेनाथ के भक्तों का पहला जत्था कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रवाना होगा। खास बात यह है कि अब ये यात्रा महज 10 दिनों में पूरी होगी, जबकि पहले इसमें 24 दिन लगते थे। यात्रा के रूट और इनके पड़ाव में कई तब्दीलियां की गई हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को मिलने जा रही है सबसे बड़ी सौगात। इस साल जून से हो जाएगी कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत। शिव भक्तों को इस खुशखबरी का इंतजार कई बरसों से था। चीन के साथ बढ़े तनाव की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2019 से बंद थी। अब चीन के साथ हुई उच्च स्तरीय बातचीत से इस पवित्र यात्रा की राह दोबारा खुल गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारतीय श्रद्धालुओं का पहला जत्था जून के पहले हफ्ते में रवाना हो सकता है। चीन के साथ यात्रा पर सहमति के बाद हाल ही में विदेश मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार की पहली बैठक भी हुई है। सूत्रों की माने तो इस बार कैलाश यात्रा में कई बदलाव दिखेंगे। श्रद्धालुओं का जत्था पहले की तरह ही नई दिल्ली से रवाना होगा, लेकिन इस बार उनका पहला पड़ाव हल्द्वानी की जगह टनकपुर होगा। नई दिल्ली से लिपुलेख दर्रे तक श्रद्धालु गाड़ियों से जाएंगे। पहले 95 किलोमीटर का ये सफर पैदल पार करना पड़ता था। लिपुलेख दर्रे के दूसरी तरफ ही चीन की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ जमीन पठारी होने की वजह से 2 लेन सड़क बनी है। लिपुलेख से कैलाश तक श्रद्धालु बस में जाएंगे। बता दें कि पहले इस यात्रा में 24 दिन लगते थे, अब ये यात्रा 10 दिन में पूरी कर ली जाएगी। हालांकि इस यात्रा में कितना खर्च आएगा ये तय होना अभी बाकी है। इससे पहले साल 2019 में चीन ने वीजा एंट्री फीस $100 ली थी। उस वक्त एक श्रद्धालु के कैलाश मानसरोवर यात्रा का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए आता था। जो तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर जाने के लिए काठमांडू का रास्ता चुनते हैं, उनका कुल खर्च इससे कुछ कम होता था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम 6 महीने वैधता वाला पासपोर्ट, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पर नियम मानने का शपथ पत्र और इमरजेंसी में वापसी का शपथ पत्र देना होगा। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को चीन की वीजा फीस के साथ तिब्बत में रहने और आने जाने का खर्च डॉलर में नकद चुकाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।